नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक अविरल के पाठ 3 नीलू नामक संस्मरण का अध्ययन करेंगे। संस्मरण मीन्स किसी की याद में कही जाने वाली कहानी। इस कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की कहानियाँ हमेशा ही मानव हृदय को छू लेने वाली होती हैं और एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है मानवता की सजीवता का। तो हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे नीलू नामक एक कुत्ता था। लेखिका ने एक जानवर की वफादारी, विवेकशीलता और समझदारी का बहुत ही सुंदर अपने संस्मरण में किया है। इस संस्मरण के माध्यम से हम जानेंगे कि जीव मात्र के प्रति दया की भावना किस प्रकार से विकसित की जाती है। आइए अब हम इस कहानी का अध्ययन करते हैं। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। अपूर्ण मीन्स अधूरी। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान बेगवती मीन्स हिरणी के समान तेज दौड़ने वाली, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आँखें, सजग बड़े कान, सजग मीन्स सुनने के लिए सदैव तत्पर, और सघन मीन्स बहुत ही ज़्यादा घने, रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। थी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न मीन्स अलग। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल यानी कि जाड़े की ऋतु में ये रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ मीन्स जिसके अंदर सामर्थ्य न हो। उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज मीन्स आसान चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूचे आदि लेने के उपरांत मीन्स बाद में सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। सकुशल मीन्स बिल्कुल कुशलता से। किसी दिनों से कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। भुलक्कड़पन में भूल जाने की आदत से गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। मैत्री मीन्स मित्रता। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश मीन्स माहौल से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
इन पंक्तियों का मैं अर्थ स्पष्ट कर दूं। शीतकाल में, जाड़ों के समय में घ्राण शक्ति में सूंघने की शक्ति के कुंठित में खत्म हो जाने के क्या होता है, सर्दियों में जानवरों यानी कुत्तों की सूंघने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके कारण वह लकड़बग्घे की गंध को सूंघ पाने में असमर्थ रही और उस लकड़बंदे ने उसे अपना आहार बना लिया। ऐसा अनेक कुत्तों के साथ हुआ, जिसमें से लूसी के साथ भी ऐसा ही हो गया। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थीं, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, यानी कि दूध के पाउडर यानी कि चूरन, दूध का वो आता ना पाउडर वाला दूध, उससे। पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता में गर्माहट खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में डाल दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य मीन्स पास होने के सुख के भ्रम मीन्स धोखा में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार की धूप छाही हो गया था। धूप पड़ने पर एक की झलक मिलती थी, छाँ में दूसरे की और दिए के उजाले में तीसरे की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोदरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अस्लेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भोटिए के समान मजबूत। चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के समान था। कुछ धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। पारदर्शी मीन्स आर पार देखने वाला, मधु मीन्स शहद। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार को भी वह छलांग में पार कर लेता था। रात में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अल्पभय दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। किंतु कुत्ते के दैन्य मीन्स दीनता का भाव से रहित उसके लिए अल्पभय मीन्स बिल्कुल भी नहीं, दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ, अवज्ञा मीन्स बिना आज्ञा के, फेंक दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही ना आता था। विगत 12 वर्षों से उसके बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ियाँ पोर्टिका के समान। सामने बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। उसकी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का भी ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था।
बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत मीन्स बिजली की गति मीन्स बिजली की तेज़ी से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत मीन्स मूर्ति के समान एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भोटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति में आदत का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका ये स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रमपूर्ण बनाए गए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर में समय बीतने के बाद से उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही पक्षी शावक उड़ने में असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार और मुद्रा मीन्स आकृति। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। निरीक्षण में देख रहे। सबके सो जाने पर वह गर्मियों से बाहर लॉन और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगुआ थे, यानी कि अगुआ मीन्स आगे, जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों ने सभी को बिल्ली का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट यानी कि पत्तियों की आवाज़ से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसने कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकारी नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े चादर कंबल आदि सामान अस्पताल से ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया।
तब उसकी उदासी देखकर सब हैरान थे। तब 3 दिन तक उससे ना कुछ खाया गया ना पिया। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही ज़मीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन मिस अंजल त्याग देना आरंभ कर देता था। अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा था। नर्स, डॉक्टर सभी उससे परिचित हो गए। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु तक के क्षणों तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा। अब नीलू के जीवन के साथ ही हमारी ये कहानी भी समाप्त होती है। हमने जाना कि नीलू नामक एक जानवर ने किस प्रकार से अपनी वफादारी और ईमानदारी का परिचय दिया। उसका जीवन काल जितना भी बड़ा रहा, उसने अपने पूरा जीवन अपने स्वामी की सेवा और भक्ति में निकाल दिया। ऐसे पशुओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा, वह परोपकार के साथ ही शुरू और परोपकार के साथ ही खत्म होना चाहिए। धन्यवाद।